सो वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे जो नाबार्ड ग्रेड ए 2023 के लिए हाउ यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर ईएसआई। ठीक है, जो इकोनॉमिक सोशल इश्यूज हैं उसके लिए आप कैसे अपना प्रिपरेशन अब से शुरू करोगे, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू डू फ्रॉम नाउ, ताकि एग्जाम से पहले जो हड़बड़ी मचता है कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ वो कंप्लीट नहीं हुआ है, चलो स्टैटिक पोर्शन स्किप कर देते हैं। और यहाँ पे आपको पता है ये एक ऐसा एग्जाम है यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज को स्किप करते हो, इफ यू आर स्किपिंग वन पार्ट, देन आपका चांसेस गायब हो जाता है। ठीक है, सो बिफोर विदाउट एनी डिले, तो अभी जल्दी से आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर कोई भी क्वेरी है hello@exambit.com पे आप मेरी कर सकते हो। तो पहले हम देख लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो इसमें यू कैन सी ये जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश वाला सेक्शन है एंड कंप्यूटर नॉलेज है, डिसीजन मेकिंग है। तो दीज आर ऑल द सेक्शंस जो आपको सिमिलर मिलेगा बाकी वही बैंकिंग एग्जाम्स में भी। डिसीजन मेकिंग एक नया चीज है, तो इसमें ये कवर करना इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे पिक्यूलर चीज ये है, general awareness, agriculture, rural development, economic, social issues. These are the three sections which will enable you to write your phase 2 examination. ठीक है, तो ये में क्या है 40 मार्क्स, ईआरडी में है 40 मार्क्स एंड जनरल अवेयरनेस में 20 मार्क्स। जिनको पता नहीं है बस मैं एक बार आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ। तो इकोनॉमिक सोशल इश्यूज में जो 40 मार्क्स है उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, एंड आगे फेज 2 का आपको पता होगा, अगेन यू विल हैव टू राइट योर इकोनॉमिक सोशल इश्यूज। तो उसके लिए अभी से कैसे प्रिपरेशन करें, तो ये आप याद रख लो कि जो जब आप ये का प्रिपरेशन करोगे दैट विल बी बोथ फॉर फेज 1 एंड फेज 2। ऐसा अलग अलग प्रिपरेशन नहीं है, उसका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है आपका। ठीक है, फेज 1 फेज 2 इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करो। ऐसा नहीं है ना कि हमारा टारगेट है कि बस फेज 1 क्लियर कर दे, नहीं है। तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करने से क्या होगा, यू विल बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इन एनी एग्जाम। मतलब अगर आप फेज 2 का प्रिपरेशन कर दिए हो, अगर फेज 1 में भी कुछ टफ क्वेश्चंस आ गए, स्टैटिक क्वेश्चंस आ गए, स्कीम से ज्यादा क्वेश्चंस आ गए, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। whereas lot many candidates जो बस फेज 1 का प्रिपरेशन किए हैं दे विल बी इन अ लॉस। तो ऐसा आप इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलोगे तो आपका ज्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे यू कैन सी द पैटर्न फॉर फेज 2। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का 3 क्वेश्चंस रहता है 100 मार्क्स का। ईएसआई एंड एआरडी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है 50 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहता है 50 मार्क्स। ठीक है, प्लीज रिमेंबर बोथ ईएसआई एंड एआरडी को मिला के आपको 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे एंड बाकी इसमें 20 into 2 एंड सॉरी 10 into 1। तो ऐसा करके आपको 50 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। तो इसमें आधा क्वेश्चन आप ईएसआई में ईएसआई से आएगा, मान लो 15 क्वेश्चन, और यहाँ पे यू नीड टू राइट 4 क्वेश्चन। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव का इसमें भी 2 क्वेश्चंस आपको ईएसआई में लिखना होगा। ठीक है, ये कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव है जो कि आपको कीबोर्ड से लिखना होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ईएसआई जो इकोनॉमिक सोशल इश्यूज है उसका कितना बड़ा वेटेज है। तो अभी हम देखते हैं जो ईएसआई है, जो इकोनॉमिक सोशल इश्यूज हैं, उसमें बेसिकली क्या दो पार्ट्स हैं, और जब आप प्रिपरेशन शुरू करोगे तो किस नजरिया से शुरू करोगे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए आपका। ईएसआई लाइक एनी सब्जेक्ट आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक हो गया आपका स्टैटिक ईएसआई और एक हो गया आपका करंट ईएसआई। ठीक है, जिसमें आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की नॉलेज होना चाहिए, स्टैटिक जो आपको सिलेबस दिया गया है उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। प्लीज रिमेंबर ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है। ठीक है, कोर इकोनॉमिक्स नहीं है। जिनको लग रहा है कि ये कोर इकोनॉमिक्स है, हमारी बस की बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑल दोस एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा इकोनॉमिक्स है बहुत टफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो क्लियर कर रहे हैं आपको पता होगा कि वो बीटेक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, वो भी कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े थे। तो इकोनॉमिक्स में ये आपको बहुत कोर इकोनॉमिक्स में नहीं जाना है, बस ऊपर ऊपर से नॉलेज होना चाहिए। एंड मेजर पार्ट तो यहाँ पे सोशल इश्यूज है। सोशल इश्यूज तो इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग की वो नहीं रहता है, आप पढ़ोगे नॉलेज गेन करोगे देन यू विल राइट द आंसर। तो ये ऐसा सिंपल है। ये सोशल इश्यूज, वी ऑल आर सोशल बींग्स, सोशल सेटअप में हम रहते हैं, तो ये कोई नया चीज नहीं होगा आपके लिए। एंड ये इकोनॉमिक सोशल इश्यूज है, ठीक है, इकोनॉमिक्स नहीं है। तो ये हो गया आपका स्टैटिक पार्ट। फिर आ गया करंट पार्ट। करंट पार्ट में क्या होगा, मैक्सिमम जो रहता है आपका फेज 1 एंड सॉरी फेज 2 का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है
वो मैक्सिमम कहाँ से आएगा, आपको करंट से ही मिलेगा। ठीक है, ये जो मतलब ये से का जो मेजर पोर्शन है वो आपका करंट से ही आपको पूछा जाएगा, देयर इज नो डाउट इन दिस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टैटिक आपको छोड़ना है, क्योंकि स्टैटिक से आपको ऑब्जेक्टिव में चाहे कम क्वेश्चंस मिलेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, कम क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन डेस्क्रिप्टिव जो है आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव इज योर स्टैटिक। अगर आपके पास स्टैटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास अगर इकोनॉमिक सोशल इश्यूज पे हर एक कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, देन यू विल नॉट बी एबल टू राइट एनी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स इन योर ESIRD पेपर। ठीक है, वहां पे आप कोई भी एक डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख नहीं पाओगे, तो इसलिए भी आपको स्टैटिक का पूरा अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि करंट में आपको क्या क्या कवर करना है, देन विल टॉक अबाउट द स्टैटिक पार्ट। ठीक है, स्टैटिक मतलब आपको कॉन्सेप्ट पार्ट। तो मेजर जो अभी सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं हम, मेजर सोर्स क्या है आपका व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स, मेजर सोर्स आपका बन जाता है बीपीडिया। ठीक है, मंथली बीपीडिया, बीपीडिया हम तीन फॉर्मेट में देते हैं, मंथली आता है आपका, वीकली आता है एंड डेली आता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप जॉब कर रहे हो, आपके पास कम टाइम है, तो आप यू कैन गो फॉर द मंथली एंड वीकली। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हो, तो यू कैन गो फॉर द डेली फाइल्स। तो ये तीन फॉर्मेट में आता है, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में आता है। हिंदी में भी आपको डाउनलोड करना है तो यू कैन गो फॉर द हिंदी वंस, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे साइट में जाके सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी अभी तक अगर नहीं देखे हो तो एक बार डाउनलोड करके आप एक मंथली फाइल डाउनलोड करके एक बार देख लो, हाउ कंसाइजली वी हैव कवर्ड ऑल दिस थिंग्स। और ऐसा नहीं कि बस आपको एक इन्फॉर्मेशन न्यूज दे देते हैं हम हेडलाइन लगा के, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसमें कोई भी कहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है, कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए आपको, तो उसके नीचे वही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम बात करते हैं। सपोज हमने न्यूज है कि आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज किया, तो नीचे आपको मिल जाएगा रेपो रेट होता क्या है, ताकि आपको पढ़ते वक्त ना, यू डू नॉट हैव टू गूगल, पढ़ते वक्त बाकी सोर्सेज में ढूंढना ना पड़े। तो ऐसा करके हम आपको ये करंट अफेयर्स मैगजीन देते हैं, एंड ये मैगजीन आपका मोर देन एनफ है फॉर योर ये साई का करंट अफेयर्स। आपको ये मैगजीन कंप्लीटली पूरा करना है, क्योंकि आपको जनरल अवेयरनेस में जनरल अवेयरनेस का पेपर भी देना है, लेकिन फॉर ये साई नॉट द होल डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। फॉर ये साई कौन कौन से सेक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार हम देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम देख लेते हैं। ये जो टॉपिक्स मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे ही टॉपिक्स वाइज आपको दिया जाता है आपको बीपीडिया में। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आप इंडेक्स देखोगे तो ऐसे ही करके सारे टॉपिक्स आपको मेंशन है आपके बीपीडिया में। तो यू कैन सी ये जो रेड वाले सेक्शंस हैं, आरबीआई बैंकिंग इकोनॉमी, सेबी फाइनेंशियल अवेयरनेस, नेशनल रिपोर्ट्स इन इंडाइसेस एंड नाबार्ड एंड एग्रीकल्चर, ये जो रेड में जितने भी सेक्शंस हैं, ये सारे सेबी एंड फिनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, बस सेबी वाले न्यूज नहीं होते, इसमें फिनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज रहता है। तो ये जो रेड के 5 सेक्शंस हैं, दिस 5 सेक्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर फेज 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, फेज 2 एंड फेज 1 का ESI। बाकी बाकी जो ब्लू वाले सेक्शन हैं, दी सेक्शन यू हैव टू डू बट फॉर योर जनरल अवेयरनेस सेक्शन। ठीक है, जो फेज 1 में आपको जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके लिए आपको करना है। लेकिन जो 40 मार्क्स का ESI है ना, उसका एक मेजर सोर्स बन जाता है ये 5 सेक्शंस ऑफ बीपीडिया। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से पहले का 6 to 8 मंथ्स का करंट अफेयर्स यूजुअली पूछा जाता है। तो आप 6 to 8 मंथ्स का मान के देखोगे भी, अगर आपका एग्जाम जून में भी हो रहा है, जून में भी हो रहा है, तो यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो सिंपली आप करना, दिसंबर एंड जब होता है, आप एक मंथली फाइल डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर देना। अभी क्या करना है आपको, एक बार वीकली फाइल डाउनलोड करके देखो, इफ यू कैन रिलेट टू द डॉक्यूमेंट, आपको अगर अच्छा लगता है तो वीकली फाइल से ही आप शुरू कर दो। ठीक है, टाइम एंड अलोंग हमने हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे हैव फॉलोड बीपीडिया, और आप हमारे बाकी वीडियोस में भी देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारा मैक्सिमम कवरेज बीपीडिया से रहता है हर कोई एग्जाम के लिए, जिनमें हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ टॉपिक्स, ये आप अच्छे से याद रख लेना। आरबीआई बैंकिंग इकोनॉमी, सेबी फाइनेंशियल अवेयरनेस, नेशनल रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस एंड नाबार्ड एंड एग्रीकल्चर, ये जितने सेक्शंस होंगे वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के लिए। तो सेम आप देख सकते हो, मंथली बीपीडिया है ये। मंथली बीपीडिया में क्या है, ये सारे सेक्शंस इंडेक्स हैं, सेक्शंस आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, ऐसे सेक्शंस में आपको कौन कौन से कवर करना है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, इतने सेक्शंस एंड आपका रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस सेक्शन, ये सेक्शंस टोटल 5 सेक्शंस आपको ESI के लिए हेल्पफुल होंगे, लेकिन पूरा सारे सेक्शंस आपको जनरल अवेयरनेस के लिए करना है। फिर जो सेकंड सोर्स हो गया, सेकंड मेजर सोर्स हो गया, वो हो गया आपका PIB।
ठीक है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो आपको पता होगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोर्स है, जहाँ पे सारे मिनिस्ट्रीज अपना जो भी प्रेस रिलीज है, जो भी उन्होंने डिसीजंस लिया वो सब डालते हैं। कोई नया स्कीम आ रहा है, स्कीम पे कोई चेंजेस हो रहा है, गवर्नमेंट ने कोई पर्टिकुलर एक्ट पास किया, कोई रेगुलेटरी बॉडी पे कुछ एक्स्ट्रा पास दिया गया, नहीं तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नया बनाया गया, एवरी काइंड ऑफ डिटेल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन बी फाउंड इन द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो आप देखोगे जब आपको पार्लियामेंट सेशन चलता है तो पीआईबी में बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। तो you can see one example here. On 16th December there was total 101 press releases. In some cases it can go up to 200 press release in a day. We're talking about a day. एक ही दिन में 200 प्रेस रिलीज, जो which becomes really tough for an aspirant to filter through. इससे 200 में से आप देखोगे आपके एग्जाम लायक इंफॉर्मेशन शायद 10 ही होंगे जहां से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन जो फिल्टर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे प्रमोटिंग नेचुरल फार्मिंग, यहाँ से हेडिंग दिखे तो कुछ पता ही नहीं लगेगा क्या है ये। यू नीड टू गो टू दिस, आप एंटर करोगे पूरा प्रेस रिलीज आएगा, पूरा आर्टिकल आएगा, आप पूरा पढ़ोगे उसको, फिर देखोगे नहीं यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इट टेक्स टाइम्स। हम क्या करते हैं, व्हाट वी प्रोवाइड इन आवर कोर्सेज, हम आपके लिए पूरा रिसर्च कर लेते हैं, जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं उसमें से इंपॉर्टेंट जितने भी हैं उसका अलग सा वी गिव यू इन अ पीडीएफ फॉर्मेट। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलता है एज वेल एज एक वीडियो फॉर्मेट में भी मिल जाता है पूरा पीआईबी का कवरेज। तो व्हेन यू कंबाइन वीपीडिया with PIB, your complete current affairs is covered here। ठीक है, कंप्लीट करंट अफेयर्स इज कवर्ड हियर। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक मेजर पोर्शन रहता है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स का। गवर्नमेंट स्कीम्स को आपको कैसे करना है, इसमें दो पार्ट्स हैं। जब भी आप बीपीडी या पीआईबी कर रहे हो, ऑल दोस गवर्नमेंट स्कीम्स दोज आर इन न्यूज। जो स्कीम्स इन न्यूज हैं, स्कीम्स इन न्यूज, उस स्कीम्स को आपको बहुत अच्छे से करना है। और कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स रहते हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स रहते हैं, उसे आपको करना है। फ्लैगशिप स्कीम्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि कृषि सिंचाई योजना हो गया, पीएम किसान हो गया, मनरेगा हो गया, एनआरएलएम हो गया, ये फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, बड़े बड़े स्कीम्स हैं, वो एक्सटेंसिव वे में ये इम्प्लीमेंटेशन होता है पूरे कंट्री में, तो ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा। ठीक है, तो इसी ऐसे करके दो तरीके से यू कैन कवर स्कीम्स। तो व्हाट वी गिव इन आवर कोर्सेज, हम स्कीम्स इन न्यूज का अलग फाइल बना के दे देते हैं और फ्लैगशिप स्कीम का एक लिस्ट दे देते हैं, और वहां से आपको ये स्कीम्स कवर करना बहुत आसान हो जाता है। तो हमेशा याद रखना आपको, नॉट मोर देन 40 स्कीम्स यू नीड टू कवर। ठीक है, नॉट मोर देन 40 स्कीम्स यू नीड टू कवर फॉर योर एग्जाम। 40 स्कीम्स आपको अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छा नंबर है, बट अगेन इट डिपेंड्स कि कौन से 40 स्कीम्स आपको करना है। ठीक है, लेकिन मोर देन 40 स्कीम्स नहीं करना है आपको। 40 स्कीम्स तक आप बहुत अच्छे से आप ग्रैस्प कर पाओगे। अब चीजों को याद भी रखना होता है, ऐसे नहीं कि बस एक बार पढ़ लिए, यू नीड टू रिवाइज एटलीस्ट 3 टाइम्स, तो चीजों को याद भी रखना होता है। तो ये हो गया आपका ये सही का करंट वाला पार्ट, मैंने दिखा दिया ऑलरेडी सोन यू। एक तो बीपीडीए हो गया, फिर पीआईबी हो गया, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए स्कीम्स इन न्यूज एंड फ्लैगशिप स्कीम्स। फिर आ जाता है हमारा स्टैटिक पार्ट। ठीक है, स्टैटिक पार्ट को कैसे कवर करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज द सिलेबस, दिस इज द सिलेबस नबार्ड हैज गिवन यू। तो सिलेबस में आप देख रहे हो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, मैं जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो हेडिंग्स हैं, उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, आप देख पा रहे होगे। उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर्स आता है, इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट आता है, फिर आ गया आपका ग्लोबलाइजेशन, फिर आ गया इन्फ्लेशन, फिर आ गया पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं, फिर आ गया पॉपुलेशन ट्रेंड, एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्री, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, आरआरबी से लेके सिडिल कमर्शियल बैंक्स, पैक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, एवरीथिंग, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, सब बात करेंगे इसमें। फिर आ गया ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, यहाँ पे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, तीन ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा है, वो तीन ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है, आई विल टेल यू कि इसे कैसे कवर करना है। फिर आ गया आपका सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, जिसमें मल्टीकल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड, जेंडर इश्यूज, माइग्रेशन, एजुकेशन, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, फिर सोशल जस्टिस में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आ गया आपका। तो अभी आपको डाउट आ रहा होगा, इतना एक्सटेंसिव सिलेबस है तो इसमें आपको कवर कितनी चीजों को करना है, तो कैसे करोगे। यस, इट इज नेचुरल कि आपको यू विल बी फीलिंग लॉस्ट, लेकिन अभी आपको कहीं से तो कहीं शुरू करना है, राइट। जो भी एनी काइंड ऑफ सोर्सेज यू आर फॉलोइंग, उसमें आपको क्या करना है, पूरा जो सिलेबस है, जहां जहां मैंने ये वेलो मार्क्स लगाया है ना, उसी हिसाब से यू नीड टू डिवाइड योर होल सोर्सेज।
ताकि एक आपको डिवीजन करने से क्या होता है ना, आपको पता भी रहता है कि आपने अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है और क्या क्या बच गया है। ठीक है, तो इससे आपको चीज़ों थोड़ा आसान बन जाता है। तो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, व्हाट वी गिव इज ना, हमारे कोर्स में भी हमारे जितने भी वीडियोस एंड स्टडी नोट्स हैं वी हैव डिवाइडेड इनटू दीज पार्ट्स। तो हर एक पार्ट्स में यू विल बी फाइंडिंग सर्टेन स्टडी नोट्स, मतलब कुछ पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको और कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। एंड प्लीज रिमेंबर ऑल आवर वीडियोस आर कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, जो कि 10-15 मिनट से ऊपर नहीं होता है। एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक वीडियो दिया जाएगा, वो 10 मिनट से अंदर ही होगा, वो उस कॉन्सेप्ट को आप उस वीडियो से आसानी से समझ सकोगे। और इन केस यू हैव एनी डाउट्स ऑन दैट यू कैन ऑलवेज आस्क। एंड ऑल्सो हम हमारे जो लाइव क्लासेस होते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट में फिर बहुत सारे लाइव क्लासेस भी होते हैं। वंस यू हैव वॉच्ड दिस कॉन्सेप्ट वीडियोस, फिर आप लाइव क्लास आना, उससे फर्दर डिस्कशन करना है आपको, और कोई डाउट्स है तो फर्दर हम उस पर बात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ऐसे करके नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन, ऐसे करके हर एक टॉपिक को आपको कवर करना है। वॉट एवर सोर्सेज यू आर फॉलोइंग, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट आवर कोर्सेज। अगर आपको और कोई बुक से करना है, कहीं से भी करना है, तो आप सिलेबस के हिसाब से जाना, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। और एवरी टाइम दे हैव आस्क्ड द स्टैटिक क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, दे हैव ऑलवेज स्टिक टू द सिलेबस। सिलेबस से बाहर वो कभी भी नहीं गए हैं, प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और सिलेबस के हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताता हूँ क्यों। देखो देखो यहाँ पे देयर इज एन ऑप्शन ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन आप जब करोगे, इन एनी एनी बुक कहीं से भी आप पढ़ो, ग्लोबलाइजेशन में आपको क्या बताया जाएगा, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, उसका हिस्ट्री, उसका इम्पैक्ट्स, ये तीन चीजों तो बेर मिनिमम है, ये तीन चीजें कहीं पे भी होगा। ग्लोबलाइजेशन कहाँ से भी आपको पढ़ा रहे, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, इम्पैक्ट्स स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे। तो ये इतना चीजें अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया ना, तो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। सिंपली एक एग्जांपल से समझते हैं। इस बार डिस्क्रिप्टिव में क्या क्वेश्चन पूछे थे, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या है। तो यहाँ पे देखो, ग्लोबलाइजेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, इम्पैक्ट्स क्या है, ये तीनों अगर आप समझ लिए हो, ये तीनों अगर आपको याद है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट, वहां पे आप आंसर कर पाओगे। सेम गोज फॉर आईएमएफ वर्ल्ड बैंक। तो सिंपली आईएमएफ वर्ल्ड बैंक सिंपली आपको बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है सिलेबस में। अगर आपको इस दोनों ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से पढ़े होगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएगा। इस बार इन्होंने पूछा कि जब यू नो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तब इंडिया ने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया था, उस पॉलिसी में कुछ कंडीशंस थे। कंडीशंस कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन दिए थे। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आईएमएफ वर्ल्ड बैंक आप पढ़े होगे देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप हमेशा देखोगे कि दे हैव ऑलवेज स्टिक टू योर सिलेबस, सिलेबस से बाहर कभी नहीं गए हैं वो। प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सिलेबस से बाहर आपको भी नहीं जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको एक वे बताता हूँ। वंस यू हैव फाइनलाइज्ड योर सोर्स, चाहे हमारा कोर्स हो और कोई कोर्स हो या कोई बुक से भी आप पढ़ रहे हो, दैट डजंट मैटर। वंस यू हैव फाइनलाइज्ड द सोर्सेस, उसके बाद आपको क्या करना है, यू नीड टू स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स। एक बार आपका सोर्स फिक्स हो गया, फिर आप ये सब आपको पढ़ के आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया कि मुझे ये चीजें भी पता है, इन्फ्लेशन क्या है मुझे पता है, ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन, कितने टाइप्स का इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या गया है, मुझे अभी सब कुछ पता है। वंस यू आर श्योर ऑन दिस कि है मुझे अभी चीजों के बारे में पता है, यू नीड टू स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन के लिए यू नीड टू ईयर मार्क 2 पेजेस, 2 पेजेस आप छोड़ दो इन्फ्लेशन के लिए। जब आप नोट्स बना रहे हो, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, क्योंकि व्हेन यू विल बी गेटिंग बैक टू दिस नोट्स ना फॉर योर रिवीजन, आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में क्या करना है, जैसे जैसे आपको कोर्स में दिया गया है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, यहाँ पे मेंशन कर दिया एक डेफिनेशन, क्योंकि व्हेनेवर क्वेश्चन कम्स आपको डेफिनेशन से शुरू करना होता है। तो क्यों ना अभी से डेफिनेशन लिख के उसको इतना बार पढ़ ले कि चीजें याद हो जाए। फिर आगे आपका टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पे हमने लिख दिया, फिर इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पे 2-4 लिख दिया, फिर यहाँ पे छोटा सा बॉक्स कर दिया एनी करंट फिगर्स, इन्फ्लेशन का कोई फिगर्स है या कोई कमिटीज है, कोई रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स है, यहाँ पे 2-3 लिख दिए। तो दिस इज हाउ योर नोट्स शुड बी।
ठीक है, जितने भी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए, मतलब स्क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है, बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या है, यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। देन ओनली आप एक एक कीवर्ड लिखोगे, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको सारी चीजें याद आ जाएगी। अगर कोई पर्टिकुलर चीज पे डिफिकल्टीज है तो यहाँ पे फिर से आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। बॉटलनेक इन्फ्लेशन अगर आपको याद नहीं रहता है तो यू कैन राइट 2 लाइन्स अबाउट इट। तो ऐसे करके यू नीड टू कंप्लीट योर नोट्स एंड कंप्लीट योर नोट्स ऑन द होल सिलेबस। पूरा सिलेबस को ऐसे करके आपको कवर करना होगा। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू कवर ऑल दीज थिंग्स इट विल नॉट टेक मोर देन 50 to 60 पेजेस। 50 से 60 पेजेस में योर होल ईएसआई सिलेबस विल बी रेडी। एंड आई वुड सजेस्ट आप ऐसा करके एग्रीकल्चर के लिए भी करना, रूरल डेवलपमेंट के लिए भी करना, ताकि अगर कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है ना, तो इस फॉर्मेट में अगर आप करोगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जब भी आएगा, आई एम एंश्योरिंग, आपको एश्योरेंस दे दूंगा कि आपका कोई भी डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने में कोई इशू नहीं होगा। यू कैन अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ कोई भी। देखो, सिलेबस से तो क्वेश्चन आने ही वाला है, सिलेबस से क्या होगा, तो थोड़ा सा ट्विक कर लेते हैं, तो ये इसमें कोई इशू नहीं होगा। देखो, इस बार सोशल कैपिटल पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, सोशल इन्वेस्टमेंट पे। तो अगर इफ यू हैव डन दिस सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया में, अगर आपने बहुत अच्छे से किया है, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन राइट एजुकेशन, हेल्थ, इस पे एजुकेशन में एजुकेशन पॉलिसी को आप मेंशन कर सकते हो। ये सारे चीजों को मेंशन करके ही वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था। तो देखो, अगेन दे हैव स्टक टू द सिलेबस। सिलेबस से बाहर वो कभी नहीं जाते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस। तो ऐसे करके आपको यू नीड टू कवर द होल स्टैटिक का सिलेबस, ठीक है। तो अगेन आई एम समराइजिंग, आपको क्या करना है करंट के लिए, यू जस्ट फोकस ऑन बीपीडिया प्लस पीआईबी प्लस स्कीम्स, एंड स्टैटिक के लिए stick to the syllabus, and once your concepts are done, once your concepts are ready, then go for the notes making, ठीक है। this is how you need to start your preparation of ESI, this is how you need to do your preparation for ESI। इतना ही चाहिए, इससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, इससे कम नहीं करना है, ठीक है। ऐसा वो फोमो में नहीं रहना है कि आई एम मिसिंग आउट लॉट ऑफ थिंग्स, और बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, प्लीज इतना तो आप मान के चलो, लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी से कुछ नहीं कर रहे हैं। इफ यू स्टार्ट डूइंग फ्रॉम नाउ, then definitely you will be getting an advantage। क्योंकि I can understand and I'm sure कि आप लोगों ने बहुत साल हो गया डिस्क्रिप्टिव आंसर्स कभी नहीं लिखे हो। इकोनॉमिक सोशल इश्यूज पे बहुत सारे टॉपिक्स आपको थोड़ा बहुत तो पता है, लेकिन बहुत अंदर से नहीं पता है। तो once you start doing this from now, then you will have ample time to write your descriptive answers, then you will have ample time to reflect upon your answers, reflect upon your weaknesses। मेंटर से आप बात कर पाओगे, जो टीचर्स को आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिख के दिखाओगे ना, वो आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताएंगे, उसके ऊपर आप काम कर पाओगे। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इतना कुछ चीजें आपको याद रखना है, तो ऐसे करके आपको प्रिपरेशन करना है। तो ये था ये से का कैसे आपको स्ट्रेटेजाइज करना है अभी से। इफ यू हैव एनी डाउट्स फर्दर, आपको कुछ पूछना है उस पे, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन पे जाके पूछ सकते हो। आई विल बी एबल टू आंसर देयर इटसेल्फ। अगर और कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे ये साई रिलेटेड या जे रिलेटेड यू वांट वीडियोस, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताना, वी विल बी मेकिंग वीडियोस, ताकि अभी से आप प्रिपरेशन शुरू कर पाओ। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो with all your friends जो NABARD एग्जाम लिखने वाले हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल। अगर कोई भी क्वेरी है hello@exambit.com पे आप हमें मेल कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।